हेलो दोस्तों, मैं एनएफ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम फिर से हाजिर है वही आपके 20 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये क्वेश्चन क्यों इम्पॉर्टेंट हो जाते आपको पिछले लेक्चर में ही समझ में आ गया होगा, क्योंकि अक्सर क्या देखने को मिलता है, जो पहले के क्वेश्चन आए हुए हैं वही क्वेश्चन फिर से आ जाते हैं आपके एग्जाम्स में। तो चलिए इस तरह से हम शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस प्रकार है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। तो समतल दर्पण किसको बोलेंगे? समतल दर्पण जो हम लोग घर में इस्तेमाल करते हैं, जो हमारे ड्रेसिंग टेबल होता है उसमें जो आईना लगे रहता है, वो कैसा होता है? वो कुछ इस प्रकार होता है कि आप एक तरफ क्या होता है, पॉलिश किया हुआ होता है, एक तरफ पॉलिश किया हुआ होता है, और फिर हम यहाँ खड़े होकर के अपना चेहरा इसमें देखते हैं आईना में, और यहाँ पर आईना में हमको अपना चेहरा दिखता है, दर्पण में अपना चेहरा दिखता है। तो इसमें क्या है कि इसमें जो दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब हमेशा जो वस्तु है उसके बराबर बनता है। साइज क्या होता है? हमेशा बराबर होता है। साथ ही प्रतिबिंब कैसा बनता है? ये जो प्रतिबिंब बनेगा हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है। आभासी या जिसको काल्पनिक बोलते हैं, आभासी या काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब। ठीक है। तो यहाँ आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। तो क्या ये वास्तविक होता है? नहीं। काल्पनिक होता है? हाँ। दोनों होता है? क्या वास्तविक और काल्पनिक दोनों होता है? तो नहीं, और इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन होगा? हम जाने कि कैसा प्रतिबिंब बनता है, बराबर होता है, आभासी होता है, सीधा होता है, या आभासी को ही हम क्या बोलते हैं? काल्पनिक। तो देखिए ऑप्शन आपका कौन सा हो जाए? ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा, और ये हो गया आपका पहला नंबर क्वेश्चन सॉल्व। ये कब पूछा गया है? ये आपका पूछा गया है 2022 में। ठीक है। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और आपके सामने दूसरा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है? ऋणात्मक होती है। तो ये देखिए, हम लोग जानते हैं जब गोलीय दर्पण का बात करते हैं, तो गोलीय दर्पण जो होता है, इसमें हम दो प्रकार का गोलीय दर्पण को पढ़े हैं। एक को अवतल दर्पण, एक अवतल दर्पण, और दूसरा उत्तल दर्पण। ठीक है, दूसरा उत्तल दर्पण। तो गोलीय दर्पण जैसे क्या है, ये मान लीजिए मेरा गोलीय दर्पण है। अब हम क्या करते हैं कि इसी को काट देते हैं बीच से। ये बीच में जो रहता है यही क्या है? मेरा सी, जो वक्रता केंद्र हम जिसको बोलते हैं। जैसे अब हम इसको काट दिए तो अब मेरे पास ये भाग आ गया। तो अब इस भाग में क्या करेंगे? अगर हम इस तरफ से पॉलिश कर दिए, इस तरफ से पॉलिश कर दिए, और इसका केंद्र क्या है? केंद्र मेरा सी यही है, यही जो सी है। और जब हम पॉलिश कर दिए तो ये जो मेरा दर्पण बन गया, ये कैसा दर्पण बन गया? ये दर्पण बन गया आपका अवतल दर्पण। ये बन गया आपका अवतल दर्पण। और यही अगर एक और भाग को ले और उसको क्या करे, इस तरफ से पॉलिश कर दे, तो ये मेरा क्या बन गया? ये मेरा बन गया उत्तल दर्पण। ठीक है। अब इसका भी सी किधर होगा? इसका सी यहाँ होगा, मतलब वक्रता केंद्र इस तरफ है। ठीक है। तो और परावर्तक सतह ये है, यहाँ पर से प्रकाश किरण जाएगा और इससे फैला देता है। तो ये चीज़ हम जानते हैं। तो यहाँ देखिए दोनों में फ़र्क क्या हो रहा है कि अगर इतना ये याद रखें, निर्देशांक ज्यामिति अगर आपको पता है, उसमें क्या होता है, जो रेखा की लेफ्ट की तरफ बाईं ओर जो रहता है सब क्या होता है? हम लोग ऋणात्मक लेते हैं, और जो दाईं तरफ होता है सबको क्या होता है? धनात्मक लेते हैं। तो यही चीज़ देखिए, यहाँ ये लेफ्ट की तरफ है और ये है राइट की तरफ। जो लेफ्ट की तरफ है और यहाँ पर क्या है, तो जो लेफ्ट की तरफ होगा सब क्या होगा? यहाँ पर नेगेटिव होगा। तो यहाँ पर देखिए, तो सी के पहले क्या होता है? एक फोकस होता है, और ये वाला को क्या बोलते हैं? पी को बोलते हैं ध्रुव। और ये पी और एफ के बीच को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं फोकस दूरी। और सी और पी के बीच का दूरी को क्या बोलते हैं? वक्रता त्रिज्या। तो इतनी बातें आप जान गए। अब जो पूछा गया है उसके हिसाब से जाते हैं। यहाँ पर पूछा गया है फोकस दूरी के बारे। तो फोकस दूरी हमको पता है, ध्रुव और फोकस के बीच की जो दूरी होता है उसको क्या बोलते हैं? फोकस दूरी। और ये किस तरफ है? ये नेगेटिव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये लेफ्ट की तरफ है। और यहाँ पर अगर फोकस दूरी बात किया जाए उत्तल दर्पण में, तो उत्तल दर्पण में देखिए, तो ये किधर है? दाहिनी की तरफ है। तो दाहिनी तरफ है तो सब क्या होता है? पॉजिटिव। तो यहाँ पर जो होगा आपका फोकस और फोकस दूरी क्या होगा? फोकस दूरी क्या हो जाएगा? यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगा। तो उत्तल दर्पण में आप क्या देखें? फोकस दूरी आपका धनात्मक होता है, और अवतल दर्पण में जो आपका फोकस दूरी होता है वो क्या होता है? ऋणात्मक होता है। तो इस तरह से आपका हल हो जाता है कि किस में ऋणात्मक होती है। तो आप यहाँ देखेंगे समतल दर्पण में तो नहीं हम बात कर रहे हैं। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण का बात करते हैं, तो अवतल दर्पण में क्या होता है? हाँ, अवतल दर्पण में क्या होता है? फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। और उत्तल दर्पण का अगर बात किया जाए तो यहाँ पर फोकस दूरी क्या होती है? धनात्मक होती है। तो आपको ये चीज़ें समझ में आ गई।
तो देखिए कितनी आसानी से हम लोग ये प्रश्न का भी हल कर लिए। चलिए अब हम इसके आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने कुछ इस प्रकार है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? देखिए अपवर्तन मतलब क्या होता है? अपवर्तन मतलब होता है प्रकाश किरण क्या होता है, जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो प्रकाश किरण मुड़ जाती है, इसी को हम क्या बोलते हैं? अपवर्तन। जैसे अगर मान लीजिए प्रकाश किरण कुछ इस माध्यम से आ रहा है, ठीक है, ये आपका माध्यम हो गया हवा। अब ये जब पानी में प्रवेश किया, जब ये पानी में प्रवेश किया तो क्या होगा? ये जो है इसको जाना चाहिए था ऐसे सीधा, लेकिन ये क्या होगा? ये जो है अपना अभिलंब, ये है क्या है? अभिलंब। ये क्या होता है? प्रकाश किरण क्या होगा? इसको जो सीधा जाना चाहिए था ये क्या होगा? अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा। तो ये क्या हो गया? देखिए इसी को हम अपवर्तन बोल रहे हैं। ये क्या हुआ कि जाना चाहिए था इसको कुछ इस तरह से, लेकिन ये क्या है? अभिलंब की ओर मुड़ गया, तो इसको हम क्या बोलते हैं? अपवर्तन हुआ। तो ये हवा से पानी में आया, जो जब अलग अलग माध्यम है तो क्या हुआ? जो प्रकाश किरण मुड़ गया, इसी को हम क्या बोलते हैं? अपवर्तन। और ये है आपका आई बोलते हैं इसको, और इसको आर। तो अब यहाँ पर पूछा है कि कितने नियम हैं, तो आपके कितने नियम हम लोग जानते हैं? हम लोग जानते हैं 2 नियम। पहला नियम कौन सा हो जाता है? पहला नियम ये कहता है कि दो माध्यमों के बीच आपतन कोण की जिया, आपतन कोण की जिया मतलब साइन आई लिखते हैं, और अपवर्तन कोण की जिया मतलब साइन आर। इसका वैल्यू क्या होता है? हमेशा स्थिर होता है या कांस्टेंट होता है। इसका मान क्या होता है? हमेशा कांस्टेंट बना रहता है। ये होता है अपना पहला नियम। दूसरा नियम क्या होता है? दूसरा नियम ये कहता है कि जो किरण आ रही ये होती आपतित किरण, ठीक है, और जब ये अपवर्तन हो गया तो ये किरण क्या बन गई? ये अपवर्तित किरण बन गई। तो ये है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों क्या होते? एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं। तो ये कितने नियम हम लोग जानते हैं? ये हम लोग 2 नियम जानते हैं। तो इस तरह से अपवर्तन के कितने नियम हो गए? अपवर्तन के 2 नियम हो गए। तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि हम लोग कितना नियम जानते हैं? 2 नियम जानते हैं, ठीक है। तो चलिए इस प्रकार अपना ये भी हो गया। अब इसके आगे हम लोग चौथे नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और चौथे नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, नेत्र गोलक का व्यास लगभग कितना होता है? तो नेत्र गोलक का व्यास, ये चीज़ आपको याद रखना होगा, ये कितना होता है? 2.3 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो गया। कितना होता है? 2.3 सेंटीमीटर। तो ये चौथा नंबर क्वेश्चन आपका हो गया। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ लिखा हो एक अश्वशक्ति, जिसको हम लोग बोलते हैं 1 हॉर्स पावर, किसके बराबर होता है? ये किसके बराबर होता है? ये होता आपका 746 वॉट के बराबर होता है। किसने बराबर होता है? 746 वॉट के बराबर होता है। और ये प्रश्न कब पूछा गया? देखिए 2019 में पूछा गया है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए तो इस तरह से जब 5वां क्वेश्चन हो गया तो हम लोग आगे बढ़ते हैं 6वें क्वेश्चन की ओर। और 6वां क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस प्रकार है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? प्रतिरोध को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस मतलब क्या होता है? जब जब किसी जैसे हम लोग ले लिए कोई तार है, तार से क्या है? जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है, जब तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसको यहाँ पर प्रवाह होने से कोई रोकता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? उसी को हम लोग बोलते हैं उसका रेजिस्टेंस, ठीक है, जो उसको प्रवाह को रोकता है। तो इसका एसआई मात्रक क्या है? इसका एसआई मात्रक क्या होता है? इसका एसआई मात्रक होता है ओम। क्या होता है? ओम, ठीक है। तो इतना 6 नंबर क्वेश्चन हो गया। इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं और 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका अब है जो रसायन विज्ञान से क्वेश्चन है, ठीक है। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मेथनोइक अम्ल, टार्ट्रिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल या लैक्टिक अम्ल? तो देखिए मेथनोइक अम्ल आप जानते हैं, जो चींटी का डंक होता है या बिच्छू का डंक, इसमें मेथनोइक अम्ल मिलता है। और साथ ही ऑक्जेलिक अम्ल भी आपको पता होना चाहिए। लैक्टिक अम्ल अगर आप दूध है ये सब में जो एसिड मिलता है वो हो गया। टार्ट्रिक अम्ल जो है ये आपका पाया जाता है इमली में। टार्ट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है? ये आपका इमली में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ हो जाता है सही जवाब। चलिए अब इसके आगे हम बढ़ते हैं और 8वां नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, आधुनिक आवर्त सारणी के क्षैतिज कतारों को क्या कहते हैं? देखिए अगर आप आवर्त सारणी आपको याद होगी तो वहाँ आप देखे होंगे कि जो मेरा आवर्त सारणी होता है कुछ इस प्रकार होता है। यहाँ पर क्या किया जाता है? इस तरह से आप ऊर्ध्वाधर लाइन देखते होंगे, ठीक है। ये लगभग 18 ठो ऐसे रहता है, और फिर ये
कुछ इस तरह से रहता है। जो क्षैतिज रेखा जिसको बोल रहे हैं ये 7 होती है। तो यहाँ जो क्षैतिज रेखा है इसको हम क्या बोलते हैं, क्षैतिज रेखा को हम बोलते हैं आवर्त। क्षैतिज रेखा को क्या बोलते हैं, आवर्त। और जो ऊर्ध्वाधर है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं समूह। उसको क्या बोलते हैं, समूह। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, ग्रुप। और इसको क्या बोलते हैं, पीरियड। तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि क्षैतिज रेखा को क्या बोलते हैं। तो यहाँ हमसे पूछा क्या गया, क्षैतिज कतारों को क्या कहते हैं। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, क्षैतिज को क्या बोलते हैं, आवर्त या पीरियड। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो ये आपका सही जवाब। ठीक है, चलिए इस तरह से हमारा 8वां नंबर क्वेश्चन हो गया। अब हम चलते हैं अगले नंबर की ओर। और आपके सामने अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, लोहे पर जिंक लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं। देखिए लोहे में क्या होता है, लोहे में ऐसी रखे रहने से क्या होता है, वो ऑक्सीडाइज हो जाता है और उसमें जंग लग जाती है। तो उसको जंग लगने से रोकने के लिए उसमें क्या करते हैं, जिंक का लेप चढ़ा देते हैं ताकि उसमें जंग ना लगे और जो मेरा लोहा है वो खराब ना हो। तो ये जो प्रक्रिया है इसको क्या बोलते हैं, जिंक लगाने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं जस्तरीकरण। साथ में इसको आप गैल्वेनीकरण की भी याद रखिए। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो गया कि लोहे पर जिंक लेपित करने की प्रक्रिया क्या बोलते हैं, गैल्वेनीकरण। ठीक, चलिए अब इसके आगे हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और अब अगला क्वेश्चन है, साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है। ये क्वेश्चन कब पूछा गया है, ये पूछा गया है 2020 में। तो साधारण नमक जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड, मतलब क्या हो गया, NaCl। तो साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या हो गया, NaCl। ठीक है, इसके साथ ही 10वां नंबर क्वेश्चन हो गया। अब अगला क्वेश्चन है 11 नंबर। और 11 नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है। सोना क्या बहुत ज़्यादा कठोर है, या लोहा, या हीरा, या कोयला, कौन सा होना चाहिए, गेस करिए। होगा आपका जो सबसे कठोर है ये है आपका हीरा। हीरा क्या है, सबसे कठोर पदार्थ है जो प्रकृति में पाया जाता है। सबसे कठोर पदार्थ क्या है, हीरा है। ठीक है, तो यह वाला क्वेश्चन कब पूछा गया, ये भी आपका 2019 में पूछा गया है। इसके साथ हम अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है। देखिए पीएच मान आप जानिए, पीएच मान जो होता है 14 तक होता है। इसको पीएच स्केल हम जानते हैं, जिससे हम क्या करते हैं, हम ये पता करते हैं कि अगर उसका मान आता है उससे पता करते हैं अम्ल है या क्षार है। तो इसमें अगर 7 से कम होता है, अगर पीएच का मान 7 से कम होता है तो उसको हम बोलते हैं वो अम्ल है। और अगर 7 से ज़्यादा पीएच मान आता है तो हम उसको बोलते हैं वो क्षार है। और अगर 7 आ जाए, 7 के बराबर आ जाए तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं उदासीन है। तो देखिए यहाँ पूछा क्या गया है, देखिए ये अगर हम तीनों जानते हैं तब हम इस प्रश्न का हल आसानी से कर लेंगे। तो यहाँ पूछा क्या गया है, उदासीन विलयन का पीएच मान। तो यहाँ देखिए उदासीन कब हो रहा है, जब 7 के बराबर हो जा रहा है। तो यहाँ पर क्या ऑप्शन होना चाहिए, 7 से अधिक होना चाहिए क्या, या 7 से कम, या ऑप्शन सी 7 के बराबर, या ऑप्शन डी 0। क्या होना चाहिए, 7 के बराबर। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी 7 के बराबर। ठीक है, चलिए इसके साथ हमारा ये प्रश्न भी हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की ओर। और ये देखिए, अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है। तो क्या जीभ द्वारा, स्पर्शक द्वारा, कुटपाद द्वारा, या मुंह द्वारा, कैसे पकड़ता है। तो ये इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये कुटपाद के द्वारा अपना भोजन को पकड़ता है। तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए तो ये जब अपना 13 नंबर हो गया तो इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं और 14 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, मानव हृदय में कोष्ठों या चैम्बर्स की संख्या कितनी है। तो कितनी होती है, क्या 2 होती है, या 3 होती है, या फिर 4 या 5, क्या होती है, चलिए गेस करिए। तो होता है ये आपका, इसका सही आंसर है 4 होते हैं। चैम्बर्स कितने होते हैं हमारे हृदय में, 4 चैम्बर्स होते हैं। और देखिए ये क्वेश्चन कब पूछा गया है, ये आपका 2023 में पूछा गया है। इसके साथ जब 14 नंबर खत्म हुआ तो हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और ये आपका घेंगा रोग पनपता है। घेंगा रोग ये आप सुने होंगे, जैसे आयोडीन हम लोग को खाना चाहिए, आयोडीन की कमी से हमें बीमारी हो सकती है। तो कौन सी बीमारी हो जाती है आयोडीन की कमी से, तो ये होता है घेंगा रोग। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा, आयोडीन की कमी। तो कौन से रोग की, किसकी कमी के कारण घेंगा रोग होता है, आयोडीन की कमी से। ठीक है, चलिए 2020 का क्वेश्चन आया हुआ है।
अब इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं और 16 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फूल में प्रजनन अंग होता है, पुंकेसर, अंडप, वर्तिकाग्र या वर्तिका, कौन सा होगा? तो इसका सही जवाब होता है पुंकेसर। पुंकेसर क्या है? जो इसमें प्रजनन अंग होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए ये हो गया आपका सही जवाब। इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं, 17 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है। रक्त में क्या होता है? आयरन की कमी हो जाती है। ये अक्सर महिलाओं में देखने को मिलती है, जिसके वजह से महिलाओं को स्कूल में एनीमिया की गोली दी जाती है। हमारी जैसी बहन भी पढ़ती थी तो उन लोग को स्कूल में एनीमिया की गोली दी जाती थी। तो यही चीज़ है, रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग कौन है? अभी हम कौन सा वर्ड यूज़ कर रहे थे? एनीमिया। तो क्या होता है, अगर रक्त में लोहे की कमी हो जाए तो उससे कौन सा रोग हो जाता है? तो वो होता है एनीमिया। ठीक है, तो ये 17 नंबर क्वेश्चन हो गया। और ये कब पूछा गया था? देखिए 2022 का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और ये क्वेश्चन आपके पास इस प्रकार है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। मतलब स्वपोषी किसको बोलते हैं? जो अपना भोजन खुद बनाते हैं उन्हें स्वपोषी बोलते हैं। जैसे पेड़ पौधे ये सब क्या हो गए? स्वपोषी हो गए। तो उसको क्या क्या चाहिए? क्लोरोफिल चाहिए, हाँ। सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश भी चाहिए, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और जल ये भी चाहिए। तो जब ये तीनों चाहिए तो कौन सा ऑप्शन होना चाहिए? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या है? इनमें से सभी। तो मतलब स्वपोषी को भोजन के लिए आवश्यक क्या है? क्लोरोफिल भी चाहिए, सूर्य का प्रकाश भी चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड और जल भी चाहिए। ठीक है, तो ये देखिए आपका 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये 18 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट होता है और हम लोग बढ़ जाते हैं अगला नंबर क्वेश्चन की ओर। ये देखिए मिक्स टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पर पूछा गया है टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करती है? टिंडल प्रभाव मतलब क्या होता है? टिंडल प्रभाव आप ऐसे समझते हैं कि क्या होता है, जब प्रकाश किरण को जो फैला दे वो उसी को ही क्या बोलते हैं? टिंडल प्रभाव। इसका खोज किसने किया था? इसका खोज किया था टिंडल नामक साइंटिस्ट ने, इसीलिए इसे टिंडल प्रभाव कहते हैं। तो टिंडल प्रभाव, जैसे अभी कुछ दिनों पहले आप देखते होंगे एक ट्रेंड चला था, उसमें क्या करते थे, ग्लास में इधर नीचे से लाइट देते थे, नीचे से मोबाइल रख दिए हैं, यहाँ से रोशनी दे रहे हैं और क्या करते थे, ऊपर से हल्दी डालते थे और हल्दी पूरा इसमें दिखता था। ठीक है, तो यही चीज़ था टिंडल प्रभाव का इफेक्ट। ठीक है, तो ये किस वजह से होता है? प्रकाश का प्रकीर्णन, क्योंकि टिंडल प्रभाव में क्या होता है? प्रकाश को फैला देते हैं। ठीक, तो ये आप ऐसे भी देखते होंगे, जैसे अगर घर में कहीं अगर छेद है तो वहाँ से आप देखते हो रोशनी पूरी आती है। तो ये सब चीज़ क्या है? टिंडल प्रभाव ही है। ठीक, तो ये आप जान गए। तो कौन सा आंसर हो जाएगा इसमें? आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रकाश का प्रकीर्णन। ठीक है, चलिए अब इसके आगे बढ़ते हैं और अपना लास्ट नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लास्ट नंबर क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस प्रकार है। निम्न में से कौन जैव अनिम्नीकरणीय कचरा है? तो जैव अनिम्नीकरणीय मतलब क्या होता है? इसका मतलब ऐसा है कि वैसा पदार्थ जिसको जिसको सूक्ष्म जीव नष्ट नहीं कर सकता। मतलब जो सूक्ष्म जीव है ये क्या करता है, जो भी पदार्थ रहते हैं धरती पर उसको खत्म कर देते हैं, उसको खा खा करके उसको खत्म कर देते हैं। लेकिन इसमें से जो पदार्थ है, पूछा गया है कि कौन सा ऐसा पदार्थ है जो जैव अनिम्नीकरणीय मतलब जिसको सूक्ष्म जीव भी नष्ट नहीं कर सकता। तो प्लास्टिक, थर्माकोल, पॉलीथीन या इनमें से सभी। तो देखिए प्लास्टिक भी ऐसा चीज़ है जो जैसा है ज्यों का त्यों ही रहेगा हमेशा तक, वो कभी नष्ट नहीं होगा। थर्माकोल भी इसी प्रकार है और साथ में पॉलीथीन भी ऐसे ही पदार्थ है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो हम लोग यहाँ पर देखिए इस तरह से 20 क्वेश्चन कर लिए और जो सब क्या क्वेश्चन थे, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इसी तरह से और भी क्वेश्चंस हम आपके सामने लेते आएंगे और आप इसको देखिए और इसको खुद से पहले हल करने का कोशिश करिए और अगर नहीं आए तो फिर उसको आगे आप आंसर देख सकते हैं। पहले कोशिश करिए कि जब वीडियो देखें तो पहले क्वेश्चन देखिए और उसको थोड़ा देर के लिए पॉज कर लीजिए और उसके बाद खुद से उसका आंसर समझने की कोशिश करिए। जब नहीं समझ में आए तब आगे बढ़ करके उसका आंसर्स देखिए। और ठीक है, फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।